बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स माशियात, क्लास थर्ड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सेटल टाउन भावलपुर। स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन के बारे में पीछे हमने पढ़ा कि इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है दैट इज़ प्रोडक्शन। कॉस्ट जो हम प्रोडक्शन के दौरान जितनी भी एक्सपेंसेस बियर करते हैं, वो चाहे हम अपने आमलीन पैदाइश को अदा करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, कोई और मेंटेनेंस है, इन तमाम तरह के एक्सपेंसेस को हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये प्रोडक्शन से ही डराइव होती है कॉस्ट जितनी भी होती है। अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली इसको कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है, तो एक होते हैं एक्सपेंडिचर कॉस्ट और एक होती हैं नॉन एक्सपेंडिचर कॉस्ट, और तीसरे नंबर पे है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इनकी डिफरेंस इनका देख लेते हैं क्या है। वो मसारिफ जो एक फर्म को हकीकी तौर पर बर्दाश्त करने पड़ते हैं उसको हम कहेंगे एक्सपेंडिचर कॉस्ट हैं, कि फर्म अपने आमलीन को उजरतें मुआवजे देती है, बिजली के, सुई गैस के, ईंधन के बिल अदा करती है, और इसके अलावा बिल्डिंग का किराया है या बाकी उसकी ट्रांसपोर्टेशन के, एडवर्टीज़मेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो तमाम के तमाम अखराजाती मसारिफ में आते हैं। गैर अखराजाती मसारिफ में वो तमाम मसारिफ हैं जो कि फ़र्म बराह रास्त तो बर्दाश्त नहीं करती, ख़रीदारी के सिलसिले में बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि उसको फ़र्म को इसलिए बर्दाश्त करने पड़ते हैं कि फ़र्म का ज़री सरमाया या बिल्डिंग अपनी मलकियत में है, या इस लिहाज से मसारिफ में है कि अगर इन आमलीन पैदाइश को किसी दूसरी फर्म को किराया वगैरह पर दे देती तो वो मुआवजे कमाएगी। यानी अपनी बिल्डिंग वो खुद ही इस्तेमाल कर रहा है और उससे कोई अर्निंग नहीं हो रही, लेकिन वही बिल्डिंग अगर उसने रेंट पे दी होती तो वो उसकी अर्निंग हो रही होती। तो ये उसके गैर अखराजाती मसारिफ हैं। तीसरे नंबर पर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि आप एक चीज़ को एक मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उसने सेक्रीफाइस किया किसी दूसरे काम के लिए, उस चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल है कि मज़दूर को अगर हम बात करें कि किसी आमिल के मुतबादिल मसारिफ से मुराद वो रकम है जो किसी एक आमिल मसलन मज़दूर को दूसरे इस्तेमाल में से निकाल कर किसी एक इस्तेमाल में रखने के लिए आजर या सोसाइटी को बर्दाश्त करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको हम वापडा से निकाल कर अपनी फर्म में रखते हैं, तो वो इंजीनियर वापडा में अगर 30,000 रुपये महीना ले रहा था और अगर हम अपनी फर्म में उसको 40,000 रुपये दे रहे हैं, तो 30,000 रुपये इस इंजीनियर के मुतबादिल मसारिफ होंगे और ज़ायद वो 10,000 रुपये उसका मुआशी लगान यहाँ पर कहलाएगा। 30,000 तो वो वहाँ से भी ले रहा था, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी जो उसने वहाँ से सेक्रीफाइस किया उसको। इसी तरह से अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी या किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, लकड़ी को आप ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी को फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब उसका एक इस्तेमाल छोड़ के उसको दूसरे इस्तेमाल में हम लाएंगे तो पहला जो इस्तेमाल जो हमने छोड़ दिया वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अब हम आते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स के ऊपर। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स कलील अरसे के मसारिफ वो होते हैं जिसमें फर्म जो है वो तमाम की तमाम चीज़ों को वेरिएबल नहीं कर सकती, बल्कि फर्म उसमें से कुछ चीज़ों को वेरी कर सकती है, कुछ चीज़ों को उसको कांस्टेंट सपोज करना पड़ता है। उसकी रीज़न क्या है कि इतना टाइम पीरियड नहीं होता। टाइम पीरियड जो है वो उसके पास 1 ईयर पीरियड है, ऑलमोस्ट 1 ईयर का पीरियड है, जिसमें हम कहेंगे कि मैक्सिमम मसारिफ उसके कांस्टेंट होंगे। अब कांस्टेंट मसारिफ जो हैं, मुअय्यन मसारिफ, फिक्स्ड कॉस्ट उसकी क्या क्या है, ऐसे तमाम मसारिफ जो फर्म को हर हाल में बर्दाश्त करने हैं। वो उसकी बिल्डिंग का किराया है, उसका जो परमानेंट स्टाफ है या चौकीदार है, जो उसके मुस्तकिल मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, ये तमाम वो अखराजात हैं। अगर बिल अदा करता है वो, तो लाइन रेंट उसके अंदर जो अमाउंट है वो उसकी है जो उसने पे करनी है। ये तमाम वो पेमेंट्स हैं, वो कॉस्ट हैं जो कि उसे हर हाल में अदा करनी है, चाहे उसकी पैदावार 0 है या 1000 है, इंक्रीज़ हो रही है, 0 पे चली जाती है, हर सूरत में उसको ये मसारिफ बर्दाश्त करने होते हैं। उसके बाद है मुतगय्यर मसारिफ। मुतगय्यर का मतलब है तब्दील होने वाले, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि अगर प्रोडक्शन 0 होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी, और अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी तो कॉस्ट भी बढ़ने लग जाएगी। प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी वेरिएबल कॉस्ट भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। सो वी कैन से दैट वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली वेरी अलॉन्ग विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन 0 तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0, जबकि फ़िक्स कॉस्ट हमने कहा है कि 0 प्रोडक्शन पे भी फ़िक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट 0 प्रोडक्शन पे 0 होती है और प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ती है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कुल मसारिफ की। कुल मसारिफ से मुराद है कि आपने कुल मुअय्यन मसारिफ और कुल मुतगय्यर मसारिफ दोनों को जमा कर लेना है, और जो टोटल होगा वो आपके पास टोटल कॉस्ट कहलाएगी। तो टोटल कॉस्ट में हम टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल
कॉस्ट भी लिख सकते हैं, उसको हम अपने कैपिटल और लेबर और बाकी तमाम जो आमिलीन है उसके हिसाब से भी उसको मेंशन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी औसत अगर हमने मालूम करनी हो कि एवरेज कॉस्ट हमारी कितनी है। एवरेज कॉस्ट अब ये तीनों सेंस में आ जाएगी। अगर हमने एवरेज फिक्स मालूम करनी है तो हम कहेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल हमारी जो पैदावार है उस पर डिवाइड कर देंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी कि हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी पे डिवाइड कर देंगे। और अगर हम सिंपल एवरेज टोटल कॉस्ट की या एवरेज कॉस्ट की बात करें तो वो क्या होगी कि एवरेज कॉस्ट ए सी लिखा हो या ए टी सी लिखा हो एक ही बात है। एवरेज कॉस्ट जो है ये बराबर होगी टोटल कॉस्ट को अगर हम क्यू पे डिवाइड कर देंगे। मुख्तदम मसारिफ एक नया और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इससे मुराद टोटल कॉस्ट में आने वाली वो तब्दीली है जो हम देखते हैं कि हमारी एक इजाफी इकाई किसी शय की प्रोड्यूस करने की वजह से हमें बियर करनी पड़ रही है। यानी प्रोडक्शन में अगर 1 यूनिट का हम इजाफा करते हैं उसकी वजह से हमारी टोटल कॉस्ट में जितना इजाफा होगा, जितना चेंज आएगा, दैट विल बी कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। स्टूडेंट्स ये तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये सामने आपके एक गोशवारा है, आपने इसे खुद से प्रैक्टिस करना है। आप अपनी बुक से देख लें, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं या सेम यही वाली वैल्यूज़ आप देख सकते हैं शय की। इसके आपने टेबल बनाते हुए कॉलम्स की जो हेडिंग्स हैं उनको याद कर लेना है, उसको इसी सीक्वेंस से आपने रखना है। अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको एक दफ़ा याद करके लिखनी पड़ेंगी और कौन सी वैल्यूज़ हैं जो ऑटोमेटिकली इसके बाद आगे से आगे डिटरमिन होती जाएंगी। शय की इकाइयाँ हैं, क्वांटिटी 1 2 3 आप लिख लेंगे, 9 तक लिख लें, 10 तक लिख लें। टोटल फिक्स कॉस्ट है, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, फिर टोटल कॉस्ट बराबर है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हम देखेंगे कि अगर टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स और टोटल वेरिएबल को जमा कर लें तो वो हमारी वही दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे औसत मुअय्यन मसारिफ हैं, औसत मुतग़य्यर मसारिफ हैं और औसत मसारिफ हैं। ये 3 कॉलम्स बन जाएंगे और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा मुख्ततम मसारिफ। मुख्ततम मसारिफ में वही वेरिएबल जो चेंज आना है। अब आप देख रहे हैं कि कुल मसारिफ जो हैं ये हमने 40 रखे हैं, 40 हैं और ये थ्रू आउट 40 हैं। और उसके बाद है कुल मुतग़य्यर मसारिफ हैं। ये वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स जो आपने चेंज करनी है। ये वैल्यूज़ होंगी हमारी 90 है, 140 है, 170 है, 190 है, 200 है, 220 है, 260 है, 320 है, 400 एंड 500 है। आप इसका चेंज देख सकते हैं कि ये एक ही तरह से तब्दील नहीं हो रहा। इसको बाद में अंडरस्टैंड करें, पहले अगला कॉलम देखें आप इन दोनों को जमा कैसे किया। कुल मुअय्यन मसारिफ और कुल मुतग़य्यर मसारिफ को जमा किया, 90 + 40 तो ये 130 हो गया। इसी तरह से 140 + 40 180 हो गया और 170 + 42 10 हो गया, 190 + 42 30 हो गया। तो ये आप इसी तरह से ऐड करते जाएंगे और ये वैल्यूज़ बनती जाएंगी। अब हम बात करते हैं औसत मसारिफ। तमाम जो औसत मसारिफ हैं हम रेलिवेंट मसारिफ को उसकी क्वांटिटी पे डिवाइड करते जाएंगे और जो वैल्यू आएगी वो हमारी एवरेज वैल्यू होगी। जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए आपने कुल जो मुअय्यन मसारिफ हैं टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको क्वांटिटी पे डिवाइड करना है। 40 / 1 40 आ जाएगा, 40 / 2 20 आ जाएगा, 40 / 3 13.3 आ जाएगा। क्योंकि हर दफ़ा टोटल कॉस्ट एक ही है, 40 40 40 है, उसको 1 2 3 डिफरेंट प्रोडक्शंस के ऊपर हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे आंसर्स आते जाएंगे। इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम क्वांटिटी पे डिवाइड करते जाएंगे तो वो आंसर्स आ जाएंगे। एवरेज सिंपल जो एवरेज कॉस्ट है वो आ जाएगी, उसको भी क्वांटिटीज़ पे डिवाइड करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मुख्ततम मसारिफ। टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है, पहली दफ़ा वाला ब्लैंक छोड़ देंगे। टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है उसको आपने डिवाइड करना है क्वांटिटी के चेंज में। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी का जो चेंज है वो हर दफ़ा 1 का चेंज है, 1 यूनिट ऐड हो रहा है हर दफ़ा और उसके साथ जो टोटल कॉस्ट है वो चेंज हो रही है डिफरेंट रेशो के साथ। तो हम उसके चेंज को निकालते जाएंगे तो हमारे पास आ रहा है 50 है, 30 है, 20 है, 10 है, फिर 20 है, 40 है, 60 80 एंड 100। ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं ये आपके सामने हैं। आपने इसको बनाना कैसे है, इसकी हेडिंग्स प्रिपेयर कर लेनी है। कुल मुअय्यन मसारिफ कोई भी एक फ़िक्स कर लें और उसी को लिख लें और कुल मुतग़य्यर मसारिफ की जो वैल्यूज़ हैं वो आप इसी सीक्वेंस से फ़िलहाल आप ऐसे ही याद कर लें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको इसको गाइड कर दूँगी कि इसके लिए कोई ट्रिक आसान तरीका क्या होगा इसको याद करने का और बाकी ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ कैलकुलेट होती जाएंगी। इनको देखते हुए आपने तमाम ग्राफ ड्रॉ करने हैं। आपको ये क्लास में भी मैंने टॉपिक करवाया था। आपने टोटल का अलग से एक बना लेना है ग्राफ जिसमें टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट होंगी। तीनों को ये ग्राफ बनाएंगे आपके सामने है। टोटल फिक्स का जो है ये हॉरिजॉन्टल है और टोटल वेरिएबल का 0 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है और टोटल कॉस्ट में चूंकि टोटल फिक्स भी शामिल है तो वो उसको ऐड करके बन जाएगा। फिर उसके बाद तमाम जो एवरेजेस हैं उन तमाम को ड्रॉ किया है। ये ऑलमोस्ट यू शेप है, एवरेज कॉस्ट भी यू शेप है, एवरेज वेरिएबल भी, मार्जिनल कॉस्ट भी। एवरेज फिक्स कॉस्ट
कॉस्ट जो है वो एल शेप का होता है। तो इन तीनों का जो रिलेशन है वो भी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे आगे जाके। ये तमाम की तमाम अभी आपने फ़िलहाल इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है। इनका जो रिलेशनशिप है जो आपस में ग्राफ्स का, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगी। थैंक यू।